दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और हमारे क्लास 10th का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर कह सकते हो, द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ा या पढ़ना है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने जनरली बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा। ठीक है, फिर चूंकि वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, इसलिए हमने उसमें बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिजम्स को ही देखा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रांजिशन किया, अगले स्टेप में गए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में गए। उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो हम लोग अपना आज इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी पार्ट रीड करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और ये हो सकता है आपका आज का ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, और फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या यूं कहें कि एनसीईआरटी के बायो के जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें हम लोग बोर्ड के और ऑब्जेक्टिव टाइप के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट 3। ठीक, पहला स्टार्ट होता है ये स्लाइड एक कोट से ओशो रजनीश के, कि सेक्स, व्हाट इज सेक्स, है ना। क्योंकि आज के टाइम में बेटा ये जो वर्ड है, ये कुछ लोगों के लिए ऑफेंसिव भी हो जाता है। कभी कभी लोग इस पे बात करने में शर्माते भी हैं। कभी कभी लोग इसको बोलते हैं, इस पे बात कर रहा है, सेक्स बोलता है क्लास में, सेक्स पे बात कर रहा है, गंदी बात है, ऐसे करते हैं। तो वो चीजें नहीं है। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एनर्जी विच कैन बी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब पब्लिकली यूज करने का मतलब इसका सिर्फ इस तरीके से, अगर बात करें आइंस्टाइन, न्यूटन, रॉबर्ट हुक, है ना, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही तो दुनिया में आए। तो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हुई कि नहीं हुई। अगर ये ना होते, ना आते, तो शायद आज हम लोगों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ मोशन और सेल, यहाँ तक की जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसकी डिस्कवरी का पता ही नहीं चल पाता। तो ये एक टाइप की एनर्जी है बेटा। ठीक है, और ये वर्ड कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऑफेंसिव वर्ड नहीं है। इसको आराम से हम लोग अगर बैठ करके बात करें तो बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक जनरल इमेज व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को जिन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, वो हम लोग ध्यान देंगे इस तरीके से, ए सेक्सुअल के कॉन्ट्रास्ट में। तो ए सेक्सुअल के कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो ए सेक्सुअल वाले में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल वाले में ये चीज हो रही है। अगर बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। कौन इन्वॉल्व था? तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। लेकिन यहां पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व है बेटा? 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। वहां पे हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पे हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर बात करें तो वहां पे प्रोजेनी का जो सर्वाइवल रेट है वो थोड़ा कम था, क्योंकि वहां पे सारी की सारी प्रोजेनी क्या थी? अपनी पेरेंट की एग्जैक्ट फोटोकॉपी थी। मतलब जो कमी पेरेंट में है वही कमी इनमें भी है ना। तो अगर पेरेंट, सपोज अगर इसका एग्जांपल ले लें इस तरीके से कि कोई एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, तो अगर वो डिवाइड करेगा तो उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी होगी? यस, ऑब्वियस सी बात है कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होगी। तो क्या हुआ? वो भी टेट्रासाइक्लिन से सेंसिटिव था, जब उसमें ड्रग डाला गया वो मर गया, और जब इसको दिया जाएगा तो ये भी मर जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि इसमें वेरिएशन आ जाए, तो जो इनके पेरेंट थे वो तो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव थे, लेकिन ये सेंसिटिव नहीं होंगे, तो इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है।
तो ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्ट्रास्ट में। अगला बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन 3 फेज में देखने को मिलेगा, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होगा कि पहले मैच्योर होगा ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होगा कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को प्रोसीड करेगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होगा कि उसमें या तो प्रोसेसेस जो होती है वो रुक जाती है या फर्दर डेवलपमेंट्स को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े तो पहला आता है प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, और इसमें ओशो रजनीश का एक और बढ़िया सा थॉट है, दैट इज ऑलवेज बी थैंकफुल टू द गॉड दैट ही विल give you the most precious thing in the world, that is the brain and the sex, the beauty of the body। है ना, भगवान का हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उसने हमें एक विवेक दिया है, बुद्धि दी है और हमारे शरीर के लिए काम इच्छा दी है ना, जिससे हमारा शरीर क्या बन रहा है, सुंदर बन रहा है। तो हमें इन चीजों से शर्माना नहीं है, गलत वे में लेके नहीं जाना है, इनको पॉजिटिवली चीजों को समझना है और अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस इवेंट मेनली द मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस। इस इवेंट में मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिज्म पहले क्या होता है बेटा, मैच्योर होता है, अपने आप को डेवलप करता है, कैपेबल बनाता है, एलिजिबल बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ड्यूरिंग दिस इवेंट मैच्योरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस सो दैट इट बिकम एलिजिबल फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन, ताकि वो एलिजिबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट का भी यहाँ पे होता है। ठीक है, और बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अगला, एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इस फेज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगला बोल रहा है द वेरियस चेंजेस that takes place in the body before the reproduction which helps to develop the secondary sexual characteristics in organism is called puberty। क्या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, the various changes takes place in the body before the reproduction in order to develop the secondary sexual characteristics is also known as puberty। puberty का मतलब बेटा सिर्फ इतना हो रहा है कि रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्शन फेज के पहले आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाएंगे, प्यूबर्टी में कंसीडर किए जाएंगे। किसमें कंसीडर किए जाएंगे, प्यूबर्टी में। जैसे आपने देखा होगा लड़कों के फेस पे मोस्टैक आ जाते हैं, बियर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, लड़कियों में अगर देखा जाए तो उनमें क्या होता है, बेली फैट बढ़ जाता है। ठीक है, उनके ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाते हैं, फेस ब्यूटी इंक्रीज कर जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लड़कियों में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कॉमन चेंजेस इन बोथ, दोनों में कॉमन चेंजेस क्या है, तो पहला ये है कि ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट। ठीक है, अंडर आर्मपिट पे हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। अगला, ग्रोथ ऑफ हेयर नियर जेनाइटल पार्ट्स। ठीक है, जेनाइटल पार्ट्स के पास हेयर ग्रो करने लगते हैं और स्किन बिकम क्या हो जाती है बेटा, ऑयली हो जाती है, और पिंपल्स ऑन फेस, आपको फेस पे पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं दोनों के। और ये सारा का सारा खेल किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन बॉडी, है ना। और कैसा चेंज, तो हार्मोनल चेंज। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम से आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट, डेवलपमेंट ऑफ हेयर नियर जेनाइटल एरिया। ठीक है, जेनाइटल एरियाज के पास में क्या हो रहा है, हेयर डेवलप हो रहा है, हेयर डेवलपमेंट अंडर आर्मपिट, और चेहरे पे कुछ पिंपल्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है चेंज इन द बॉडी ऑफ बॉयज, बॉयज की बॉडी में क्या चेंज आता है, तो बोल रहा है द चेस्ट बिकम वाइड, जो चेस्ट है, चेस्ट का साइज क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। द बॉडी बिकम मस्कुलर, आपकी जो बॉडी होती है वो कैसे हो जाती है, बढ़िया मस्कुलर हो जाती है। द वॉइस बिकम क्रैक, जो आपकी वॉइस होती है वो क्रैक हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूस स्पर्म सेल। ठीक है, जो हमारा टेस्टिस है वो क्या करने लगता है, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने लगता है। और हेयर ग्रोथ ऑन फेस, दैट इज बियर्ड एंड मोस्टैक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे चेस्ट साइज आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, चेस्ट साइज इंक्रीज कर रहा है और बॉडी मस्कुलर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एब्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बॉडी कैसी होती जा रही है, मस्कुलर होती जा रही है। ठीक है,
और डेवलपमेंट ऑफ हेयर तो हो ही रहा है, ठीक। तो ये बॉयज में चेंजेस आ रहे हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, चेंज इन द बॉडी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं तो उसको देख लेते हैं। गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, पहला क्या है कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है, पेल्विक एरिया बिकम मोर मस्कुलर, उनका जो पेल्विक एरिया है वो मस्कुलर हो जाता है। अगला, दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, उनके में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी में एक साइकिल है, ठीक है, वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगला, द वॉइस बिकम श्रील एंड सॉफ्ट, उनकी वॉइस कैसी जाती है बेटा, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक। उनको मूड स्विंग्स आने लगते हैं। कहने का मतलब, इसका एग्जांपल ठीक इस तरीके से देखो, अब ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, हमारी मैडम का ही एग्जांपल ले लो। अभी कल फोन पे बात हो रही थी, मैंने बोला मैडम क्या हाल है, अब क्योंकि पीरियड्स तो थे ही, तो अब क्या हुआ, उनका मूड स्विंग हुआ, बोले ऐसा है फोन रखो बात नहीं करनी। हमने है ये क्या होता है बात नहीं करनी। अच्छा, फिर अगली बार फोन आया, क्या, नहीं यार वो सॉरी गलती हो गई थी, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सब क्या है, मूड स्विंग्स है। अगला, बॉडी कंसिस, बॉडी फिजिक कंसिस। अब आपने अक्सर लड़कियों को देखा होगा, यार मैं आप फिंगर नहीं खाती, क्यों, मैं मोटी जाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूं, क्यों, क्योंकि जितनी भी छोटी लड़कियां हैं वो अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस हो जाती हैं कि नहीं मैं मोटी जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आपकी वैली एरिया में, टमी एरिया पे फैट का डिपोजिशन होगा ही होगा। और इस टाइप की डिजीज, एक ये टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दैट इज ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप एक चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट में इंक्रीज होता है, वॉइस ऑल्टरेशन होता है, वॉइस चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन स्लीप पैटर्न। अब सीधी सी बात है भाई, रात रात भर अगर बात होगी तो सुबह तो फोन कटेगा ही ना, और जब फोन कटेगा तो देर तक सोना होगा ही तो चेंज इन स्लीप पैटर्न होगा। मूड बिहेवियर अभी बात की थी, चेंज इन मूड बिहेवियर, भाई अभी चॉकलेट खाना है, अगले पल गोलगप्पे खाना है ना, तो मूड चेंज हो रहा है। फिर दूसरा, इंक्रीज इन बेली एंड हिप एरिया, उनका बेली और हिप एरिया क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब ये देखो डेवलपमेंट गर्ल्स में कैसे हो रहा है, तो इसमें भी वही कॉमन चीज है, आर्मपेट एरिया में हेयर का डेवलपमेंट, जेनिटल पार्ट्स में हेयर का डेवलपमेंट। दूसरा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अब ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबरिटी। आगे बढ़ो भाई, फिर आ रहा है रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, अरे वाह, ये तो मेरा ही थॉट है, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। मैंने बोला द मोस्ट मैजिकल प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड इज सेक्स, है ना, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब प्रोसेस जो है वो सेक्स। क्यों है भाई, बिकॉज ऑफ दिस यू कम टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि इसी की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं विद अ बैग फुल ऑफ न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों याद रखिएगा, यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप दुनिया में आए हैं, और एक नई संभावनाओं के साथ और नए आइडियाज के साथ, नए प्रयोजन के साथ आप इस दुनिया को कुछ नया दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे एक चीज और काम कर रही है, दैट इज क्या, कि आप किससे आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए। तो आप क्या है, आप दो डीएनए का इंटरमिक्स है, आप दो डीएनए का इंटरमिक्स है, दो डिफरेंट फैमिलीज का इंटरमिक्स है। आपकी सोच दो डिफरेंट फैमिलीज के एंसेस्टर्स का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसीलिए बैग फुल ऑफ न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ आते हैं। और ये क्या है, इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सेक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, और ये मेनली लोकेटेड होता है कहां पे, तो पेल्विक एरिया में। और इसमें सबसे पहले जहां से हम स्टडी करना शुरू करेंगे, दैट इज द लोअर पार्ट फ्रॉम द स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम कुछ नहीं है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिमेन एब्डोमेन में, एब्डोमेन यानी आपके पेट से अटैच्ड होता है इन, और लटकता रहता है, यस, हैंगिंग पोजीशन में रहता है, किसमें, पेल्विक रीजन में। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, और जो हमारा टेस्टिस है जहां पे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है, वहां पे
एक्चुअल में क्या होता है ना कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स सेल, दैट इज जर्म सेल, है ना। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, ठीक है, एंड इट्स साइड्स वर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। टेस्टिस हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये वही है जहां, ये वो साइट है जहां पे क्या बनता है, 2 चीजें बनती हैं, मेल जर्म सेल और दूसरा सेक्स हार्मोन के रिलीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या है बेटा, तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। और इसका जो जर्म सेल बनाता है, ठीक है, दैट इज स्पर्म, ठीक है। तो कहां बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। कंटिन्यूएशन में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑफ मेल, एक्सटर्नल जेनाइटा ऑफ मेल को क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है किसका, यस, सीमेन और यूरिन के लिए, ठीक है। अगला, मेल एसेसरी ग्लैंड आर नेम्ड एज फॉलोज। अब मेल्स में जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो ऐसे नेम्ड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स है, इनका नाम बेटा याद रखिएगा। ये 10th का हो बच्चा अगर देख रहा हो या 12th का बच्चा देख रहा हो ये वीडियो, दोनों के लिए ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। अगला बोल रहा है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इट हेल्प्स टू पास द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा। वास डिफरेंस वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्पर्म पास होते हैं फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो एक निमोनिक्स है। 7 अप कोल्ड ड्रिंक का नाम सुना है ना, 7 अप, यस, हाँ। तो वही 7 अप कोल्ड ड्रिंक के उससे मेरे को दिमाग में आया मेमोनिक्स कि ये पाथवे है, क्या है, पाथवे है स्पर्म का, कहां से, टेस्टिस से बाहर निकलने तक का। तो पहले कहां पे आएगा, सेमनीफेरस टिब्यूल में, फिर कहां पे आएगा, एपिडिडमिस में, फिर कहां पे आएगा, वास डिफरेंस में, फिर कहां पे आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट से फिर कहां पे आएगा, यूरेथ्रा में, फिर कहां चला जाएगा, पेनिस, और उसके थ्रू अल्टीमेटली बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बढ़िया आपको एकदम झकास डायग्राम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बताया था ये आपका स्क्रोटम पाउच है जो कि एब्डोमेन से अटैच्ड है। ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटा है, ठीक है, दैट इज पेनिस, ठीक। और ये आपका लिंगुअल लिगामेंट्स है, ये आपको उतना नहीं पढ़ना है। और ये, हाँ, ये हेड ऑफ द पेनिस जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। अगर 12th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो उसको देखने को, हाँ, उसको ये नाम याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। और ये स्क्रोटम पाउच है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक, ये साइड व्यू है। जब बॉडी को साइड सेक्शन काटा गया तो वहां से ये कैसा दिख रहा है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। ये आपका लगभग एनसीईआरटी से मिलता जुलता डायग्राम है ना। ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल पार्ट जेनाइटिलिया, ठीक है। ये आपका हेड हो गया, है ना, यूरेथ्रल मीटस क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है ना। और ये आपका क्या है, यस, ये यूरेथ्रा है, ये कॉमन पासेज है किसके लिए, यूरिन और सीमेन दोनों के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आ रहा है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो पहला आ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 चीजें होती हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड ओवरी, बेटा ये क्लास 10th के लेवल पे इतनी चीजें जानना बहुत है, ठीक। अगला बोल रहा है ओवरी। अगर ओवरी की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को बेटा फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि इसी से क्या निकलता है, एग निकलता है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक। अगला बोल रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ अ गर्ल्स गिव अ गर्ल्स हैव, सॉरी गिव बोल रहा हूं, अ गर्ल्स हैव 1000 ऑफ इमेच्योर एक्स सेल्स, ठीक है। जब एक छोटी सी बच्ची जब पैदा होती है तो उसके ओवरी में 1000, यस, इवन 1000 से भी ज्यादा इमेच्योर एक्स सेल्स होते हैं जो कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बॉडी के थ्रू रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एवरी साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन बॉडी में एक एग सेल रिलीज होता है, ठीक है। अगली बात करें, ओवरी इज लोकेटेड इन एब्डोमेन कैविटी
ऑन द ईदर साइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ईदर साइड, इधर लेफ्ट में और इधर राइट में, दोनों साइड में क्या होता है बेटा? यस, ओवरी लोकेटेड होती है, ठीक है, विद अटैच्ड विद फैलोपियन ट्यूब। किससे अटैच होती है? फैलोपियन ट्यूब से। बेटा ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये नाम याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में भी आ सकता है, 10th में भी आता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट इज द इज द प्लेस वेयर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। यहां पे देखो बोल रहा है फैलोपियन ट्यूब, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which receives the mature egg cell from the ovary and it helps the fusion of male and female gametes and it fuse to form the two cell structure which is called as zygote, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और इसी फ्यूजन प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस फ्यूजन प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़े, आगे में बोल रहा है यूट्रस, आगे में क्या बोल रहा है? यूट्रस। तो बोल रहा है यूट्रस इज अ प्लेस वेयर द जाइगोट इज गेट इम्प्लांटेड, ठीक है। यूट्रस वो प्लेस है जहां पे हमारा जाइगोट क्या होता है बेटा? इम्प्लांट हो जाता है एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग द एम्ब्रियो। वहां पे वो डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, से 32 से 64, 64 से 256 है ना, 128, 256 ऐसे करके वो बनाता चला जाता है, ठीक। फिर अगला क्या बोल रहा है? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये आप कह सकते हो एक पियर, पियर देखा नाशपाती, हाँ, उल्टी नाशपाती अगर बनाया जाए स्ट्रक्चर तो वैसा देखने को आपको मिलता है, ठीक है, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है। और ये जो हमारा यूट्रस है वो कैसा होता है? वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ये वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स के, ठीक है। अगला बोलते हैं, ये आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एक्सटर्नली कैसा देखने को मिलता है और ये इंटरनली कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो रीजन है दैट इज क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। ये क्लाइटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो पार्ट होता है जो देखने में तो मटर के दाने के बराबर होता है और ये सेक्सुअल ऑर्गेजम के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? सेक्सुअल ऑर्गेजम के लिए, या कह सकते हो सेक्सुअल अरोजल के लिए, ठीक है। अगला, यहाँ पे 2 चीजें अलग अलग है, ठीक है, जो मेल्स में नहीं होता है वो फीमेल्स में एक चीज एडवांटेज है, क्योंकि मेल्स में यूरिन और सीमेन, ठीक है, यूरिन और सीमेन दोनों के लिए क्या है? कॉमन पाथ है। लेकिन वुमेन्स में एक एडवांटेज है कि इनके पास यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है, ये जो पॉइंट है इट इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस, मतलब यहां से यूरिन पासेस के लिए है, और जो नीचे वाला है दैट इज वेजाइनल ओरिफाइसेस, ठीक है। और वेजाइना यानी रिप्रोडक्शन का इनका ऑर्गन टोटली अलग होता है। तो देखो कितने अच्छे से नेचर ने इनको बना करके रखा हुआ है ना, दोनों चीजों को अलग करके रखा हुआ है। अगला, ये मस्कुलर तरीके से अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये क्लाइटोरिस है, ठीक, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा हो गया और ये आपका क्या हो गया? वेजाइनल पार्ट हो गया, ठीक है। इतना आपको लेबलिंग नहीं करनी है क्योंकि बेटा ये जो डायग्राम है इसको मैंने एनाटॉमी की बुक से निकाला है, ठीक है। अगला, ये साइड सेक्शन है, ठीक है, मीडियन सेगाइटल सेक्शन, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये देखिए दोनों ओपनिंग अलग अलग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। और ये, हाँ, 12th क्लास के बच्चों को ये नाम याद रखने, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा, लैबियम माइनस, लैबियम मेजर्स, यूरिनरी ब्लैडर, बॉडी ऑफ यूट्रस, यूवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर्विक्स ऑफ यूट्रस, वेजाइना, एनाल कैनाल की जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन 12th वाले बच्चों को इतने नाम तो याद रखने ही हैं अगर 12th का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ये जब बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, 12th और 10th दोनों के बच्चों के लिए ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये बेटा एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, यही एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, यही एंडोमेट्रियम जब शेड ऑफ हो जाती है, रप्चर कर जाती है, तो वही ब्लीडिंग के फॉर्म में कहाँ होती है? बॉडी से बाहर आती है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेक्शनल व्यू है। आगे बढ़ते हैं, हाइमेन।
हाइमेन एक बेटा हमारी सोसाइटी में एक, आज भी इतना एजुकेशन हो जाने के बाद भी हमारी इंडियन सोसाइटी में बेटा मैं बताना चाहूंगा, हाइमेन आज भी गर्ल्स की वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट माना जाता है। मुझे कभी कभी ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ एक मेम्ब्रेन की फोल्डिंग कैसे किसी की लड़की या किसी लड़की का सर्टिफिकेट ऑफ वर्जिनिटी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई खेल रहा है या कोई एथलीट पर्सन है तो उसके में तो ये हाइमेन जो है रप्चर कर सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वर्जिन नहीं है। तो इसके लिए पीवी सिंधु जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट इज द ओनली द फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ माई वर्जिनिटी, सो प्लीज स्टॉप जजिंग मी ऑन दिस बेसिस। तो मुझे इस बेसिस पे जज करना बंद कीजिए। ये एक मैसेज है टू द इंडियन सोसाइटी कि आप लड़कियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें खेल में डालें, उन्हें खेलने दें और बढ़ने दें, क्योंकि उससे उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे और ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैसेज है आप सभी के लिए कि गर्ल्स में हाइमेन सिर्फ एक मेम्ब्रेन फोल्डिंग है, उनके वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे आ रहा है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में है इम्प्लांटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इम्बेडेशन ऑफ जाइगोट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यही तो है बेटा आपका यूट्रस। ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवरी हो गई। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम और ये पेरीमेट्रियम है ना। अब यहाँ पे जो है इसी में, इसी की वॉल में आपका क्या होगा, जो जाइगोट है वो आकर के एम्बेब्ड कर जाता है। ठीक है, जब इसकी इनर लाइनिंग में एम्बेडेशन हो जाता है किसका, तो जाइगोट का, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद अगला एक टर्म है जो कि याद रखना है, क्लास 12 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। It is defined as the time required by the zygote to divide and form embryo and to become full mature baby. Yes, zygote से embryo, embryo से full mature baby बनने तक का जो time period है that is known as gestation period, और ये humans में कितने का होता है, that is 9th month। कितने का होता है, 9 महीने का होता है ना। अगर डायग्राम को देखें तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और मीजोमेट्रियम। क्या दिया हुआ है, मीजोमेट्रियम। ठीक है ना। फिर अगला यहाँ पे बोल रहा है पार्ट्यूशन, पार्ट यूरिनेशन। ठीक है, पार्ट यूरिशन। ठीक है, पार्ट यूरिशन का क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ फुल डेवलप बेबी। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू फीमेल क्या करती है, एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी को अपने थ्रू बाहर बर्थ देती। ठीक है, दैट इज द पार्ट्यूरेशन। अगला बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस है ना। ये क्या है, ये 2 सेल्ड स्टेज है जाइगोट की। ये यहाँ पे 2 सेल बोल रहा हूं, यहाँ पे एग सेल और जाइगोट, सॉरी जाइगोट बोल रहा हूं, एग सेल और स्पर्म सेल फ्यूज कर गए और जाइगोट बन गया है। और यहाँ पे जाइगोट ने डिवाइड कर लिया है, 2 सेल का हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइगोट 4 सेल का हो गया है। यहाँ पे फर्दर डिवीजन चल रहा है, 8 सेल और यहाँ पे 16 सेल, इस तरीके से डिवाइड करता है। और ये पूरा स्टेज वाइज डेवलपमेंट है ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियन का। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट। पहले जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 16, 32, ऐसे करते करते इनका पूरा डेवलपमेंट चलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक और अच्छा सा डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है ना। पहले वहाँ पे एग सेल और स्पर्म सेल फ्यूज किए, फिर वो फर्स्ट 1 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा पहले बॉडी और पूरा, फिर बॉडी, फिर डिजिट्स, फिर ऑर्गन्स, इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट चलता है बॉडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिलीवरी मेथड है, किस तरीके से डिलीवरी होती है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए, ये डेवलपमेंट चल रहा है,
कैसे बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है ना। यहाँ पे पहले नोटोकॉर्ड डेवलप हुई, ब्रेन डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और मैच्योरेशन हुआ और मैच्योरेशन हुआ, डेवलप करते 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 जब वो 9 मंथ का हो गया बेबी पूरा, तो फिर धीरे से वो पार्टीशन के थ्रू बाहर आ गया। ठीक है, अब आ रहा है मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स। मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स, ठीक है, ये भी एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी अक्सर बना रहता है। ठीक है, तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये पुराने ख्यालातों को बाहर निकालिए। ये कोई शरीर की अशुद्ध क्रिया नहीं है। इसमें मैंने आज भी देखा है हमारे समाज में ये अवधारणाएं बनी हुई हैं कि जब लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन आता है तो उनको धार्मिक स्थलों पर जाने से रोक दिया जाता है। अरे भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये एक गलत क्रिया है तो इस गलत क्रिया से तो पैदा तुम भी हुए हो, है ना। अगर मेंस्ट्रुएशन ना होता तो एग रिलीज ना होता, एग रिलीज ना होता तो फिर तुम फ्यूज ना होता, और अगर फ्यूज ना होते तो फिर ना जाइगोट, ना एम्ब्रियो, ना बेबी। तो भाई जब तुम इसी प्रोसेस से बने हो तो ये प्रोसेस खराब कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पुराने ख्यालात है ना बेटा, इनसे बाहर निकलिए और लोगों को बताइए इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ बॉडी। इससे कोई बॉडी अशुद्ध या शुद्ध का कोई रिलेशन नहीं है। ये आपकी बॉडी की एक प्रोसेस है, ये होगी ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम इंटरनल वॉल है ना, जब वो शेड ऑफ होकर के निकलती है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो उसको हम लोग क्या जानते हैं? मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। द वेरी फर्स्ट पीरियड इन गर्ल्स इज नोन एज मेनार्च। जब गर्ल्स का जो सबसे पहला पीरियड से होता है ना, जो सबसे पहली बार ब्लड आता है, दैट इज कॉल्ड मेनार्च। ठीक है, और इट इज टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ 12 एंड 13। ये कब देखने को मिलता है? 12 से 13 साल की उम्र में। ठीक है, आफ्टर दैट दिस इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद इसको मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। कब तक? तो टिल द एज ऑफ 45 टू 50। ठीक है, एंड आफ्टर 45 देयर इज अ परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज नोन एज मेनोपॉज। और उसके बाद क्या होता है कि जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है, जब बॉडी से ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग ऑफ बंद हो जाती है ना, जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिवली इनसेंसिबल हो जाती है। इनसेंसिबल कहने का मतलब ये कह सकते हो कि वो अपना काम करना बंद कर देती है, मतलब उसके बाद फिर फर्दर आप बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो एग सेल्स नहीं बनेंगे, और जब एग सेल्स नहीं बनेंगे तो फिर फर्दर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, ये कुछ डिवाइसेस है जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम्स पे यूज की जाती है, दैट इज सैनिटरी पैड एंड दैट इज टेम्पन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अगला रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखें तो बोल रहा है enjoying the good and satisfactory married and sex life is good, but without the knowledge of reproductive health it is little bit difficult। ठीक है, आपकी शादी हो गई, आप अपना सेक्स लाइफ एंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू बेटा कुछ ऐसी डिजीज हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और दे मे बी फेटल। यस, बिल्कुल सही सुना, ये जानलेवा भी होती हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ बीमारियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, दैट इज गोनोरिया, सिफिलिस, वॉट्स एंड एड्स एंड HIV। ठीक है, ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है विद अननोन पर्सन के साथ। अगर आपने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है तो उसके थ्रू ये फैलती हैं, और ये कैसे जाती है? फेटल होती है। कैसी होती है? तो फेटल होती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको कुछ डायग्राम्स यहाँ देखने को मिल रहा है। ये तो HIV के लिए है, ये वॉट्स का डायग्राम है, ये वेजाइना के चारों ओर कैसे वर्ड्स डेवलप कर गया इसको आप देख सकते हैं। ये सिफिलिस का है, ये डायग्राम सिफिलिस के लिए है। आगे बढ़ते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड है, ठीक है, इसमें इसको इंदिरा गांधी के टाइम पे आप कह सकते हैं लाया गया था। दैट इज जो नारा है, हम दो हमारे दो। ठीक है, किसका है? हम दो हमारे दो। क्लियर है? तो बर्थ कंट्रोल मेथड में यहां पे आ रहा है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में नाउअडेज इन इंडिया पॉपुलेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। आज के समय में इंडिया में
जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एक मेजर समस्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है ना, और हमारे पास जमीन रहने की जगह वो तो कम है। तो इसलिए क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, ठीक है, जिसके थ्रू लोगों को गाइड किया गया या कह सकते हो टीच किया गया कि कैसे आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है और कैसे अपने आप को अच्छा बना के रखना है। ठीक है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रखना है ना। तो यहाँ पे आ गया। तो और ये एक और हेल्प करता है एसटीडी से बचने के लिए। बर्थ कंट्रोल मेथड सिर्फ पॉपुलेशन को ही कंट्रोल नहीं करता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी, जो उनका स्प्रेड है उसको भी फैलने से रोकता है। तो आगे बात करें, जो मेजर मेथड है बर्थ कंट्रोल के, दैट इज सर्जिकल, ओरल एंड नेचुरल। सर्जिकल, ओरल एंड नेचुरल, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है द मेथड टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म की जो मीटिंग है उसको रोकना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ना हो, हमारा मेन टारगेट है कि जो प्रेगनेंसी का इवेंट है वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी चीजें यूज की जाती है या जो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। और ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीजें रुक रही है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में ये सारे हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस एंड सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में जिस चीजों का इन्वॉल्व किया जाता है, दे आर मटेरियल कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फिजिकली यूज किया जाते हैं। इसमें जो भी मैटर यूज किया जाता है दैट इज फिजिकली यूज किया जाता है, ताकि इस एग और स्पर्म सेल की मीटिंग को रोका जा सके। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेन टारगेट है वो सिर्फ इतना है कि एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फ्यूज ना करें। इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज कॉन्डम का है। ये मेल और फीमेल दोनों वर्जन में आता है। दूसरा है वॉल्ट्स का, तीसरा है डायाफ्राम का, और चौथा है सर्वाइकल कैप्स का। ठीक है, इमेज के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बेटा मेल कॉन्डम है और ये कैसा है, फीमेल है, और ये आपका डायाफ्राम है, ये सर्वाइकल कैप्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, ये जो है स्पर्मीसाइडल इफेक्ट शो करते हैं। कैसा शो करते हैं? स्पर्मीसाइडल। बेटा स्पर्मीसाइडल का मतलब होता है कि स्पर्म को मारने वाला, स्पर्म को मारने वाला। ठीक है, और इसमें जो चीजें हैं वो है स्पर्मिसाइड्स, दैट इज फोम, जेली और क्रीम के फॉर्म में आ सकते हैं। ओरल पिल्स, ठीक है, जिसका एग्जांपल है अनवांटेड 72। डायग्राम से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यार ये तो वो टैबलेट है, अभी एक नया गाना आया यार, कौन सा है, राहत फतेह अली खान का यार, हाँ दोस्त बन के रहते हैं ना, है ना। तो उसमें जो स्टार्टिंग में वो उसको जहां से गाना स्टार्ट होता है वहां पे वो टैबलेट देता है, तो ये वही वाली टैबलेट है, अनवांटेड 72 वाली, है ना। और ये है इमरजेंसी पिल, दैट इज आई पिल, और ये आपका आईयूडी है। ठीक है, और ये वाला क्या है, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस में जो है दैट इज द कॉपर टी। इसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर टी। इन दिस मेथड द कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस विच रिलीज द कॉपर आयन। ठीक है, कॉपर टी को यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कॉपर आयंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो हमारे स्पर्म की स्पीड है वो धीमी हो जाती है। वो क्या हो जाती है, स्पर्म की स्पीड धीमी हो जाती है, और अल्टीमेटली वो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट भी शो करता है, और स्पर्म्स जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो है क्या होता है, मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से कॉपर की वजह से हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये आपका डायग्राम है कॉपर टी का। ठीक है, अगला आ रहा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं। 5 से 10 मिनट की सर्जरी होती है, बहुत माइनर सर्जरी होती है। एक स्मॉल सा कट लगाता है डॉक्टर यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद फिर वहां से वो ट्यूब्स को या आपके वास डिफरेंस को, है ना, उनको स्टिच करेगा, कट करेगा और स्टिच करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस, अगर ये मेल के केस में हो रहा है, सर्जरी अगर मेल के केस में परफॉर्म हो रही है, तो दैट इज नोन एज वेस्कोटॉमी। और इसमें कट किसको करते हैं, तो वास डिफरेंस को करते हैं। किसको करते हैं, वास डिफरेंस को कट करते हैं और उसको स्टिच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पर्म टेस्टिस से तो आता है,
टेस्टिस से कुछ दूर तक तो आता है, लेकिन उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर फीमेल के केस में होता है तो दैट इज फैलोपियन ट्यूब में परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब को ही क्यों करते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ओविडक्ट हो या फैलोपियन ट्यूब कहो, ओविडक्ट कहो या फैलोपियन ट्यूब कहो, ये दोनों ही जगह एक ही जगह का नाम है, ये दोनों ही नाम एक ही जगह का है। ठीक है, जहां पे एक्चुअल में एग सेल और स्पर्म सेल मीट करते हैं, तो हम लोग मीटिंग जंक्शन को ही काट देते हैं, और फीमेल के केस में इसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पे ये जो वॉस डिफरेंस है उसको कट कर दिया गया। ठीक है, ये जो वॉस डिफरेंस है ना, इसको कट कर दिया गया। ठीक है, अब जब ये वॉस डिफरेंस कट हो गया तो टेस्टिस से स्पर्म सेल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक, और ये ट्यूबेक्टॉमी है। ये क्या है? ट्यूबेक्टॉमी है। किसमें परफॉर्म की जाती है? तो फीमेल्स में। यहाँ पे क्या होता है कि क्लम्प लगा करके उसको बंद कर दिया गया, और ये यहाँ पे स्टिच करके कट कर दी गई। ठीक है, अगला आ गया। इसी के साथ एक बढ़िया सा थॉट और आपका ये चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्या? ऑलवेज रिमेंबर यू आर द विनर ऑफ योर रेस। बेटा हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि आप अपनी रेस के विजेता हैं। अगर आप इस दुनिया में हैं तो आप ऑलरेडी 1 लाख लोगों को, एक लाख नहीं, 1 मिलियन, 1 अरब लोगों से जीत कर ही आ रहे। ठीक है, क्योंकि जब स्पर्म रिलीज हुआ था तब उसमें से आप वो विनर स्पर्म है जो एग के साथ फ्यूज किया, और आप आज एक बॉडी के फॉर्म में बाहर हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कीजिए। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, कभी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। जो चीज आज नहीं हो रही है वो आने वाले समय में हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र और धैर्य बना करके रखिए। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे कमेंट में या हम लोगों से कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड योर रैंक इज 1। बेटा आपकी रैंक ऑलरेडी 1 आ चुकी है ना? यू रन विद 1 मिलियन कैंडिडेट एंड विन द रेस। आप 1 मिलियन कैंडिडेट के साथ दौड़े थे और आपने उस रेस को जीता था। तो इसलिए अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। टाटा, बाय बाय।